हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है हम लोग का कंपैरिजन बिटवीन द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम एंड वेपर कंप्रेशन सिस्टम। कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम और वेपर कंप्रेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। दोनों में देखेंगे कि किसका सीओपी ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, दोनों के प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट, पहला जो हम लोग का है कि क्वालिटी ऑफ एनर्जी इनपुट, कि दोनों में कौन सी क्वालिटी का एनर्जी हम लोग देते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में कि इसमें हम लोग किस टाइप का एनर्जी देते हैं, और वेपर कंप्रेशन सिस्टम में इधर है जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का एनर्जी देते हैं। तो सबसे पहले वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम देखते हैं कि इसमें किस टाइप का एनर्जी दिया जाता है। तो लो ग्रेड एनर्जी, इसमें हम लोग लो ग्रेड एनर्जी सोर्स देते हैं, और वेपर कंप्रेशन सिस्टम में हाई ग्रेड एनर्जी देते हैं। अब इसमें लो ग्रेड एनर्जी में क्या क्या देते हैं, सो लिखा हुआ है कि लो ग्रेड एनर्जी सोर्स आर मोर देन द कैपेबल ऑफ रनिंग ए वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को रन करने के लिए हम लोग लो ग्रेड एनर्जी भी इसको रन कर सकता है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। नो डाउट हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाई ग्रेड एनर्जी यूज़ करके एनर्जी क्यों वेस्ट करना जब अगर लो ग्रेड एनर्जी से काम चल जा रहा है। तो अब इसमें जो लो ग्रेड एनर्जी है वो देते हैं, तो वो किस टाइप का एनर्जी होता है। दिस सोर्स कैन बी वेस्ट हीट, ये क्या है, बेकार सा हीट, जो हीट हम लोग का वेस्ट होता है प्लांट में, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, जो फर्नेस लगाया हुआ रहता है, फर्नेस से जो हीट कुछ बर्बाद भी होता है, जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जो एयर को हीट करने के लिए एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो उन सब हीट का यूज़ किया जाता है इस वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, जनरेटर में, ताकि हम लोग वहाँ पे रिफ्रिजरेंट को गर्म कर सकें। ठीक है, तो फर्नेस का हीट को भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एग्जॉस्ट स्टीम ईटीसी, जो स्टीम, जो भाप, जैसे हम लोग का पावर प्लांट अगर है तो स्टीम जब जनरेटर से पास हो जाता है तो उसके पास भी कुछ हीट होता है जिसको हम लोग कंडेंसर में ठंडा करते हैं। पावर प्लांट का बात मैं कर रहा हूँ। एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द टरबाइन, ठीक है, टरबाइन से जब निकलता है तो उसको भी वहाँ कंडेंसर चाहिए होता है ना ठंडा करने के लिए। तो अगर कंडेंसर ना लगा करके वहाँ अगर जनरेटर लगा दे तो ये एग्जॉस्ट स्टीम का हीट को कौन ले लेगा, जनरेटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एग्जॉस्ट स्टीम का भी यूज़ करते हैं। सोलर पावर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रनिंग इट, सोलर एनर्जी का भी यूज़ होता है इसके लिए, क्योंकि सोलर एनर्जी भी क्या है, लो ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, स्लोली वर्क करता है, इसीलिए इसको लो ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में लो ग्रेड एनर्जी यूज़ करते हैं। अब आ गया अपना वेपर कंप्रेशन सिस्टम का बात, कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम नीड से हाई ग्रेड एनर्जी, इसमें हाई ग्रेड एनर्जी चाहिए, एंड इट नीड इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल एनर्जी, इसमें या तो आपको इलेक्ट्रिसिटी ही देना पड़ेगा या तो आपको मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ेगा। किस लिए देना होगा, कंप्रेसर को चलाने के लिए। जो कंप्रेसर, वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जो कंप्रेसर होता है ना, कंप्रेसर को चलाने के लिए ही हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या तो मैकेनिकल एनर्जी, दोनों में से कुछ भी। फॉर ऑपरेटिंग कंप्रेसर विच इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम, जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम का सबसे इसेंशियल पार्ट क्या है, कंप्रेसर है। जितना अच्छा कंप्रेस होगा उतना अच्छा हम लोग को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। कंप्रेसर ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वीसीआर सिस्टम का, वेपर कंप्रेशन सिस्टम का। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कि मूविंग पार्ट इन द सिस्टम, कि पूरे सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट है जो मूव होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मूविंग पार्ट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा वियर टियर होगा। तो देखते हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा मूविंग पार्ट होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, तो सिर्फ एक ही मूविंग पार्ट होता है, दिस इज़ अवर पंप, वो अपना पंप है। ठीक है, सिर्फ पंप ही है जहाँ पे वो मूव करता है पंप, और लिफ्ट कराने के लिए मदद करता है। इम्पैलर लगाया हुआ रहता है पंप में, आपको पता है पंप के बारे में। तो पंप में इम्पैलर लगाया हुआ रहता है जो रोटेट करते रहता है, तो यही एक मूविंग पार्ट है पंप, अदरवाइज सब कुछ स्टैटिक ही होता है। ठीक है, द ओनली मूविंग पार्ट ऑफ द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़ द पंप। ओके, नाउ वेपर कंप्रेशन सिस्टम में क्या होता है, कंप्रेसर, ऑब्वियस है, कंप्रेसर ही तो है जो रोटेट होता है, रिसिप्रोकेट होता है, आप है ना, रिसिप्रोकेट नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर अगर लगाएंगे, एक्चुअली हम लोग वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कौन सा कंप्रेसर लगाते हैं, रिसिप्रोकेटिंग टाइप का ही कंप्रेसर लगाया हुआ रहता है, जिसको हम लोग हर्मेटिक कंप्रेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्मेटिक कंप्रेसर कहते हैं। तो जो अपना कंप्रेसर है वो एक टाइप है, किसका टाइप है, अपना रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का ही। ठीक है,
अब कोई भी कंप्रेसर हो, कंप्रेसर तो होगा उसमें मूविंग पार्ट मतलब यहाँ पे होना चाहिए, कोई भी कंप्रेसर आप यूज़ कीजिए, लेकिन एक्चुअल में यही होता है हर्मेटिक कंप्रेसर। तो मूविंग पार्ट्स जो है, द वेपर कंप्रेशन, द मूविंग पार्ट्स इज द कंप्रेसर, कंप्रेसर ही अपना मूविंग पार्ट है, विच ऑपरेट बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर या इंजन से वो चलता है, कौन, कंप्रेसर। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि इफेक्ट ऑफ इवोपरेटर प्रेशर। अगर हम लोग इफेक्ट देखेंगे इवोपरेटर प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वेरी लिटिल इफेक्ट इज सीन इन द रिफ्रिजरेशन कैपेसिटी। ठीक है, जो रिफ्रिजरेशन कैपेसिटी है उसमें बहुत कम इफेक्ट दिखेगा, किसका, इवोपरेटर प्रेशर का। द लोअरिंग द इवोपरेटर प्रेशर, अगर इवोपरेटर प्रेशर को आप कम कर देते हैं तो जो रिफ्रिजरेशन कैपेसिटी है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग इवोपरेटर प्रेशर को कम कर देंगे तो इवोपरेशन कैपेसिटी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिफ्रिजरेशन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिफ्रिजरेशन कैपेसिटी में, इन ए वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम ओनली। ओके, जब हम लोग वेपर कंप्रेशन सिस्टम में देखेंगे कि द रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और रिफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी डिक्रीजेज विथ द लोअरिंग द इवोपरेटर प्रेशर। अगर हम लोग इवोपरेटर प्रेशर को लोअर कर देंगे तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जो रिफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब हम लोग को कम ठंडक मिलेगा, हम लोग का जो कूलिंग इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा वेपर कंप्रेशन सिस्टम का। समझ आ रहा है कि अगर हम लोग इवोपरेटर प्रेशर को कम करेंगे तब का बात है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वर्केबिलिटी एट लोड वेरिंग लोड। ठीक है, अगर हम लोग लोड को वेरी करेंगे, लोड वेरी करने का मतलब है कि मान लीजिए कि अभी आपको 5 डिग्री सेल्सियस चाहिए था, अब आप उसको लोअर करके 0 डिग्री सेल्सियस कर दिए। ठीक है, दोनों के केस में, वेपर एब्जॉर्प्शन और वेपर कंप्रेशन दोनों के केस में, पहले आपका वो ठंडा कर रहा था 5 डिग्री सेल्सियस, अब आपको उसको ठंडा करना है 0 डिग्री सेल्सियस तक, कम कर दिए, वेरी करा दिए, तो लोड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आप लोड बढ़ा देंगे तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में क्या होगा कि लोड वेरिंग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, कि अगर हम लोग लोड को थोड़ा मोड़ा वेरी कर देंगे तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, वेपर कंप्रेशन सिस्टम डज नॉट वर्क वेल एट पार्शियल लोड, कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में अगर पार्शियल लोड आप दीजिएगा, पार्शियल लोड का मतलब कि जैसे अगर मेरा पूरा रेफ्रिजरेटर बनाया हुआ है कि वो -5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेगा, इसलिए बनाया हुआ है। अब आप उसको चाह रहे हैं कि आप उसको कभी क्या कर रहे हैं कि आप अगर वेरी करा रहे हैं, आप बोल रहे हैं नहीं अभी इसको क्या करो कि +5 डिग्री सेल्सियस तक ही ठंडा करो। आप क्या बोले उसको, +5 डिग्री, तो वो क्या हो गया, पार्शियल लोड, आप पूरा लोड नहीं दिए उस पर। अगर वो -5 के लिए बनाया हुआ है तो आप उसको कहाँ तक दिए, +5 तक, तो पार्शियल लोड आपने अप्लाई किया, तो पार्शियल लोड कंडीशन पे वो वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आपको उसको फुल लोड पे काम कराना होगा वेपर कंप्रेशन सिस्टम का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ कंप्रेसर लगाया हुआ है, कंप्रेसर को कंप्रेस करना होता है, किसको, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना होता है, तो वो कंप्रेसर पे ही डिपेंड करता है कि हम लोग का फ्लक्चुएशन किस तरह होगा। तो पार्शियल लोड पर ये हम लोग का काम अच्छा नहीं कर पाता है, इसको फुल लोड पे काम कराना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है इवोपरेटर एग्जिट। अगर हम लोग का जो इवोपरेटर है, इवोपरेटर क्या होता है, जो हम लोग का रिफ्रिजरेटर है या फिर रिफ्रिजरेटिंग सिस्टम है जिसको हमको ठंडा करना है, दिस इज़ अवर इवोपरेटर, जिसको हमको ठंडा करना होता है वो अपना इवोपरेटर होता है। तो इवोपरेटर में क्या होता है कि आपको याद होगा कि इवोपरेटर से पहले क्या लगाया हुआ रहता है, एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन लगाया हुआ रहता है, एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। तो एक्सपेंशन प्रोसेस के बाद में हम लोग उसको इवोपरेटर में भेजते हैं। एक्सपेंशन के बाद में हम लोग को लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलता है। जब उसको इवोपरेटर में डालते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ से हीट को एक्सेप्ट करके हाई टेम्परेचर एक्वायर करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर हो करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इवोपरेटर एग्जिट, अगर हम लोग को इवोपरेटर के एग्जिट में क्या होगा वो आगे देखते हैं। इवोपरेटर अभी समझ में आ गया, तो इवोपरेटर एग्जिट इन ए वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इफ द लिक्विड रिफ्रिजरेंट लीव द इवोपरेटर, जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट है वो इवोपरेटर को लीव करेगा। ठीक है, द रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय द सिस्टम फंक्शन
वेल विथआउट एनी प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है कि इन ए वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में अगर जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट है वो लीव कर जाए, मतलब इवोपरेटर से अभी मैंने क्या बताया कि वो हीट को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनता है, वेपर बन के निकलता है। लेकिन अगर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में लिक्विड रिफ्रिजरेंट ही निकले, मतलब लिक्विड ही इंटर किया, हीट को लिया, लेकिन वो वेपर नहीं बन पाया, अब वो क्या है, लिक्विड ही है। अगर लिक्विड ही है, वो पूरी तरह से वेपर नहीं बन पाया, सिर्फ लिक्विड है, तब वो वहाँ से निकल गया, तो पूरी तरह से वेपर नहीं बन पाया और निकल गया, तो इससे क्या क्या होगा, इससे क्या होगा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में कि रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। ओके, बट द सिस्टम फंक्शन वेल विथआउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन और जो सिस्टम है वो सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सब अच्छे से वर्क करता रहेगा, सिर्फ उसका रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा कम कूलिंग इफेक्ट मिलेगा बस। तो अगर इस तरह इनकेस किसी तरह हो जाता है तो कूलिंग इफेक्ट कम होगा, बाकी कुछ मशीन मेरा ख़राब तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वेपर कंप्रेशन सिस्टम में क्या होता है कि लिक्विड रिफ्रिजरेंट इंटरिंग द कंप्रेसर इज़ नॉट डिज़ायरेबल इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम, कि अगर मेरा लिक्विड रिफ्रिजरेंट कंप्रेसर में अगर चला जाएगा तो उससे क्या होगा, पूरा कंप्रेसर मेरा ख़राब हो जाएगा, कोरोड कर देगा, पूरा कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि वो किसी तरह से भी गलती से भी लिक्विड रिफ्रिजरेंट अपना कंप्रेसर में ना जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इट कुड डैमेज द कंप्रेसर, ये तो कंप्रेसर को डैमेज कर देगा। सो रिफ्रिजरेंट इज सुपर हीटेड बिफोर लीविंग द इवापोरेटर। इसीलिए वेपर कंप्रेशन सिस्टम में एनी हाउ हमको क्या करना है, एनी हाउ हमको जो रिफ्रिजरेंट निकल रहा है ये इवापोरेटर से, वो वेपर में ही चाहिए होगा हमको। किसमें, वेपर कंप्रेशन सिस्टम में। ठीक है, सीओपी तो कम होगा, वो तो अलग बात है, सीओपी तो अलग बात है। यहाँ मेरा पूरा कंप्रेसर ख़राब हो जा रहा है, तो इसमें हम लोग को एनी हाउ हमको क्या चाहिए कि हम लोग को वेपर में ही चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि लोएस्ट टेम्परेचर कि सबसे मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा। व्हेन वाटर इज़ यूज्ड एज रिफ्रिजरेंट, अगर वाटर को हम लोग रिफ्रिजरेंट लेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, तो द टेम्परेचर अटेन इज एबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो कहाँ तक पहुँच पाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, या तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा लेकिन कम नहीं होगा। मतलब नेगेटिव टेम्परेचर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लोएस्ट टेम्परेचर अगर -5 डिग्री सेल्सियस तक किसी चीज़ को ठंडा करना है तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा। इसमें जो लोएस्ट टेम्परेचर मिलता है वो कहाँ तक मिलता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस तक ही आपको टेम्परेचर मिलने वाला है। और अगर वेपर कंप्रेशन सिस्टम का बात कीजिएगा तो इसमें -150 डिग्री सेल्सियस और इवन लोअर कैन बी अचीव्ड विद द कैस्केडिंग सिस्टम। अगर एक कैस्केडिंग रिफ्रिजरेशन सिस्टम है, कैस्केडिंग रिफ्रिजरेशन सिस्टम में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कैस्केडिंग रिफ्रिजरेशन सिस्टम। तो कैस्केडिंग रिफ्रिजरेशन सिस्टम की मदद से हम लोग 150 डिग्री सेल्सियस तक या फिर इससे भी ज़्यादा, इससे भी कम ठंडा अगर करना हो, -170 160 है ना, तो भी इसमें पॉसिबल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैस्केडिंग सिस्टम। ओके, वेपर कंप्रेशन सिस्टम का बात मैं कर रहा हूँ। ओके, नाउ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखते हैं कि किसका सीओपी ज़्यादा होता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन रिफ्रिजरेशन सिस्टम इज पुअर। इसका सीओपी क्या होता है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का कम होता है, जबकि सीओपी ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम का बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, वेरी गुड। यहाँ डी छूटा हुआ है, आप लिख लेंगे, ठीक है, वेरी गुड। द कोफिशिएंट ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज़ वेरी गुड। नाउ कैपेसिटी का बात मैं करूँगा तो द कैपेसिटी एबव 1000 TR इज़ ईजिली अचीव्ड। अगर हम इसमें देखेंगे तो जो कैपेसिटी है एबव 1000 TR, ठीक है, 1000 TR का मतलब है, TR का मतलब क्या है, टन ऑफ रिफ्रिजरेशन। तो कैपेसिटी जो है वो 1000 TR आपको आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में। लेकिन वेपर कंप्रेशन सिस्टम में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैपेसिटी एबव 1000 TR विथ सिंगल कंप्रेशन सिस्टम। सिंगल कंप्रेशन सिस्टम से 1000 TR तक ले आ पाना, यहाँ पे सिंगल कंप्रेशन सिस्टम का बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप मल्टीपल कंप्रेशन सिस्टम अगर आप देखेंगे जिसमें 2 स्टेज कंप्रेशन, 3 स्टेज कंप्रेशन या फिर कैस्केड सिस्टम है तो उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैपेसिटी एबव 1000 TR विथ सिंगल कंप्रेशन सिस्टम से पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। ओके,
और यहाँ पे है रिफ्रिजरेंट की कौन कौन सा, किस में कौन सा रिफ्रिजरेंट यूज़ होता है। तो एमोनिया एंड वाटर कैन बी यूज्ड एज ए रिफ्रिजरेंट विथ अ प्रॉपर एब्जॉर्बर। अगर हम लोग एमोनिया और वाटर को यूज़ करेंगे, है ना, एज ए रिफ्रिजरेंट विथ द प्रॉपर एब्जॉर्बर हम लोग यूज़ कर सकते हैं एमोनिया और वाटर को। इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड इन द रिफ्रिजरेशन। ठीक है, रिफ्रिजरेंट के रूप में हम लोग इसमें ये हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और बहुत सारा रिफ्रिजरेंट है। जब हम लोग रिफ्रिजरेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल जानेंगे। बस अभी डिफरेंस के तौर पे इतना जान लीजिए। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे एट होम, कीप लर्निंग। थैंक यू।